हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी अत्रोलिया में। मैं हूं पंकज। आज आप लोगों के लिए लाया हूं पर्यावरण की तीसरी वीडियो। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाई जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पर्यावरण के क्रम में तीसरी वीडियो, जो उसकी संरचना के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसकी संरचना हम जैसा बताए थे आपको 4 प्रकार की होती है: जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जिसमें हम स्थलमंडल पढ़ा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी क्रम में ये वायुमंडल की आज हम बारे में पढ़ेंगे। इसे दोस्तों हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल होता क्या है? यानी गैसों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित होता है। तो दोस्तों पहली बात यहाँ से बता दें, पहला प्रश्न बन जाता है कि ये गैस पृथ्वी के चारों ओर टिकी कैसे है। तो दोस्तों पृथ्वी में जो एक गुण पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का, उसी के कारण जो है इसके गैस के पार्टिकल्स पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्ट होते हैं। तो किस कारण है? यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर जो गैस फैली हैं यानी वायुमंडल, उसमें कौन सी गैस की मात्रा जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसका यहाँ कुछ विवरण दिए हैं। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, 78%, 78% जो है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस होती क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन गैस ऐसी होती है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में यह बहुत सहायक होती है। इसके जो है, वैसे पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अपने सांस लेते हैं, यानी श्वसन प्रक्रिया होती है उनकी, लेकिन उनकी वृद्धि और पोषण यानी विकास के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन, दूसरी चीज़ यहाँ से आपको बता दें, नाइट्रोजन गैस, फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, नाइट्रोजन गैस क्या पेड़ पौधे डायरेक्ट लेते हैं यानी स्वयं लेते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं? तो दोस्तों यहाँ से बता दें, जो नाइट्रोजन गैस होती है पेड़ पौधे स्वयं नहीं लेते हैं, वह छोटे सूक्ष्म जीवों से लेते हैं। वो यानी जो उसके सूक्ष्म जीव होते हैं पेड़ पौधों में, उनसे जो है बैक्टीरियाज वगैरह से, वह जैसे मिट्टी से और जल से बैक्टीरिया वगैरह नाइट्रोजन की गैस की मात्रा लेते हैं और पेड़ पौधों को फिर वह ट्रांसफ़र करते हैं यानी देते हैं। तो दूसरी चीज़ आ जाती है आपसे यहाँ से, दूसरी गैस है ऑक्सीजन गैस, जिसकी मात्रा है 21% यानी 21% ऑक्सीजन गैस। तो दोस्तों आपसे बता दें कि ऑक्सीजन गैस लगभग पर्यावरण में देखा गया है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम यानी शून्य के बराबर हो जाती है। और बची हुई 1% में आपकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन और ओजोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.03% यानी 0.03 यानी 3% जो आपके लिए यहाँ डाटा दिया गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज करता है एग्जाम में 0.03, 0.003, 0.3, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और आर्गन की मात्रा होती है 0.93% आर्गन। बाकी जो है इसे यहाँ से अन्य गैसें पाई जाती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा आपको यहाँ परसेंटेज में, जैसे हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे गैसों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से दूसरी चीज़ आ जाती है, फिर जो है बात आती है कि इसमें वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, यानी मंडल की जो स्फीयर होते हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्फीयर की। तो यहाँ से देखेंगे ये पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी से जो पहली ऊंचाई पर जो मंडल पाया जाता है उसका नाम है क्षोभ मंडल, उसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद दूसरे लेयर में समताप मंडल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। फिर इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। इसके ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर बोला जाता है। और यहाँ पर अभी हम इसके बारे में डिस्कस बता रहे हैं,
इसके ऊपर फिर जो है वायुमंडल बाह्यमंडल पाया जाता है, यानी एक्सोस्फीयर बोला जाता है। अब आते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक एक के बारे में कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं और यहाँ पर इनसे क्या क्या इनमें घटनाएं घटती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पृथ्वी से अगर हम देखते हैं धरातल से, यानी क्षोभ मंडल की बात करते हैं, तो ये जो धरातल है पृथ्वी का, अगर उस धरातल से हम नापें तो लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह क्षोभ मंडल पाया जाता है। और अगर इनकी ध्रुवों की बात करते हैं, देखिए जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर इन ध्रुवों से इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह क्षोभ मंडल पाया जाता है। फिर अगर वहीं हम विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से बात कर लेते हैं तो भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल की कुल ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर की पाई जाती है। और यहाँ टेम्परेचर की बात करते हैं तो जैसे जैसे ऊपर हम चलते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम अगर जाते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी आ जाती है, यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वायुमंडल का सबसे घना भाग अगर बात करते हैं तो ये आपका क्षोभ मंडल होता है। ये यहाँ पर बहुत सी घटनाएं होती हैं, यानी जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, यानी आंधी तूफान, कोहरा और ओस, पाला, वर्षा, ये सभी चीज़ें जो हैं ऐसी घटनाएं यहाँ पर क्षोभ मंडल में देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कि परिवर्तन मंडल। इसीलिए इसे कहा गया है दोस्तों परिवर्तन मंडल, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी मौसम परिवर्तन होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की दोस्तों, तो देखिएगा ध्रुवों से जो है अगर टेम्परेचर बात करते हैं इसके ऊपर तो -45 डिग्री सेल्सियस होता है और विषुवत रेखा से -80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों यहाँ से दूसरी चीज़ आपको बता दें, इनके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादल, इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो दोस्तों 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है वाष्पीकरण, दूसरा होता है संघनन। इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। तो इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, जल वाष्प। जल वाष्प क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले यानी जो हमारे पृथ्वी पर जल मौजूद है उसके जो यानी कि वह टेम्परेचर की उपस्थिति में, यानी सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, उसमें से जो यहाँ से हवा की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। तो जो वायु होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक आर्द्र होती है और दूसरी क्या होती है? शुष्क होती है। आर्द्र का मतलब होता है नमी, शुष्क का मतलब ड्राई यानी सूखा। तो जब शुष्क हवाएं इस पानी के संपर्क में आती हैं, जब टेम्परेचर सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, तो एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण होता है यानी भाप का बनना, यानी जल में वाष्प का मिलना, उसी को कहते हैं जल वाष्प। ये जल वाष्प बनकर हमारे वायुमंडल में घूमने लगती हैं। उनका ही रूप हम बादल का देखते हैं और उन्हीं का रूप हम देखते हैं आगे जल वाष्प, यानी पाला, कोहरा, वर्षा, इन सभी के यानी जल वाष्प के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो है संघनन प्रक्रिया में, संघनन प्रक्रिया से ही ओस, पाला, वर्षा और बादल का बनना जैसी घटनाएं होती हैं। तो संघनन के बारे में आपको बता दें यहाँ से, वह जो जल वाष्प होता है वह ज़्यादा टेम्परेचर यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वह क्या है, जल वाष्प के साथ बनकर वायुमंडल में तैरता रहता है। और वह जैसे ही उसका टेम्परेचर लो होता है तो उसके अंदर की जो बूंदें होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पानी के, वह ज़मीन पर शीत के रूप में गिर जाते हैं। जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि शीत के बारे में क्या, तो शीत जो होती है वह छोटे छोटे जल वाष्प के टुकड़े को ज़मीन पर आ जाना, उसी को कहते हैं ओस। तो दोस्तों ओस का ही जो दूसरा रूप होता है वह वर्षा का होता है। अब वर्षा क्या होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो जल वाष्प का अनुकूलन होता है, यानी किसी भी स्थिति में आप देखेंगे
तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनुकूल परिस्थिति में जो जल वाष्प होते हैं वो बिना हवा के ही वायुमंडल में चले जाते हैं। तो जब वायुमंडल में चले जाते हैं तो वह उनसे जो है, जब उनका टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, यानी संघनन प्रक्रिया के द्वारा, संघनन का मतलब होता है ही सभी कणों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, यानी संघनन यानी घना भाग हो जाना। तो जब सभी कण एक जगह हो जाते हैं और उनका भार क्या होता है, यानी सभी कणों का भार बहुत भारी होता है, जब एक साथ हो जाते हैं और भारी हो जाता है, तो जिससे उनकी बूंदें जो हैं पानी की बड़ी हो जाती हैं और वही ज़मीन पर आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वर्षा। तो बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि शीत क्या होती है, वर्षा। यानी वर्षा जो होती है उसकी बूंदें बड़ी होती हैं, संघनन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तब क्या होती है, वर्षा होती है। और उसी का जो आंशिक भाग होता है, यानी बहुत छोटा भाग, जिसमें जो है बहुत बूंदें छोटी होती हैं, और रात के जैसे आपको देखने को मिलता है, रात में पृथ्वी शीत में ठंडी होती है, और जब ठंडी होती, टेम्परेचर कम होता है, तो जल वाष्प के छोटे छोटे टुकड़े हमारी धरती पर रात के समय शीत के रूप में आ जाते हैं। तो वही होते हैं यानी कि ओस। अब दूसरी चीज़ यहाँ से देखते हैं पाला। तो पाला क्या है, यानी जो सफ़ेद चादर होती है ठंडियों के मौसम में आप देखते होंगे कि पृथ्वी पर आ जाती है, यानी फैल जाती है, जिससे कपकपी और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उसी को कहते हैं पाला। दोस्तों, कोहरा का कॉन्सेप्ट भी यही है। वहाँ से मौसम में एक वाष्प का ऐसा गुच्छा के रूप में चारों तरफ तैरना यानी घूमना, उसी को कहते हैं कोहरा। यानी ये उसी का बादल का ही रूप है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, बादल में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसमें हवा यानी जो वायु होती है उसमें शुष्क वायु की मात्रा ज़्यादा होती है, और कोहरा जो होता है उसमें नमी भी होती है, और जो यह है तैरता रहता है चारों तरफ, ठंडियों के मौसम में जैसा देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ से बात करते हैं, वर्षा का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब देखिएगा, यहाँ से दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, वायु और हवा के बारे में। तो दोस्तों, वायु क्या होती है और हवा क्या होता है। यानी जो वायु है, एक लाइन में आपको बता दें, वायु जो है वो भी गैस का एक ग्रुप है, यानी समूह है, और हवा भी क्या है, वो भी एक गैस का समूह है। अंतर क्या है कि इसमें जो गैस के कण होते हैं वायु में, वह स्थिर रहते हैं, यानी स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, और जो हवा में होते हैं, जो जिसे हम विंड कहते हैं, उसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं, यानी गैस के कण होते हैं, यानी अणु, वह एक दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हवा। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर वायुमंडल के कितने तत्व होते हैं। तो तत्व का मतलब एलिमेंट्स, जिसकी जो वायुमंडल में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है जल वाष्प का पर्यावरण में इस रूप में आना, यानी नमी, हवा के साथ जल वाष्प का रहना, उसी के कहते हैं आर्द्रता, यानी नमी जिसे कहते हैं, नमी। दूसरी चीज़ होती है तापमान। तापमान क्या होता है दोस्तों, यानी जो टेम्परेचर होता है किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना, उसे कहते हैं तापमान। यानी किसी वस्तु का ठंडा हो जाना और गर्म हो जाना, उसको कहते हैं तापमान। और तापमान को हम नापते हैं थर्मोमीटर से, यानी डिग्री सेल्सियस में तापमापी से हम नापते हैं। और पवन के बारे में यानी हवा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद और एलिमेंट्स है वर्षा के बारे में भी बता चुके हैं। वायुदाब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वायुदाब, एयर प्रेशर जिसे कहते हैं। वायुदाब क्या होता है, यानी जो हमारे वायुमंडल में गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनका अपना अपना कुछ भार होता है, और वह भार जब वायुमंडल में इकट्ठा एक जगह दबाव पड़ता है तो उसी को कहते हैं वायुदाब। यानी उन कणों के द्वारा जब वायुमंडल पे दबाव पड़ता है तो उसी को कहते हैं वायुदाब। और इसको नापते हैं हम बैरोमीटर से, यानी मिली बार में। किस में नापते हैं, मिली बार में। यहाँ से एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ से
अब इनकी लेयरों के बारे में, यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले पॉइंट आता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के जैसा हम बता चुके हैं आपको, क्षोभ मंडल में धरातल से इसकी कुल ऊंचाई 15 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा से अगर हम बात करते हैं तो 18 किलोमीटर होती है। और ये सबसे घना जो मंडल होता है, और यानी यहाँ से कह सकते हैं यह परिवर्तन का मंडल भी कहा जाता है। जैसे यहाँ से बादल का बनना, बिजली चमकना और कोहरा, ओला, पाला, ये सब जैसी घटनाएं यहाँ होती हैं। दूसरा मंडल जो होता है वह है समताप मंडल, जो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि 18 से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है, समताप मंडल। और दोस्तों समताप, जिसका नाम ही होता है कि समताप, यानी प्रेशर के, और दूसरी चीज़ आपको बता दें, ताप और दाब में, यानी जो टेम्परेचर है और प्रेशर में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। यानी ताप जब बढ़ेगा तो दाब हमारा कम हो जाएगा, और दाब जब कम होगा, यानी दाब अगर हम बढ़ाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अभी हम इसके बारे में और चर्चा कर देंगे अच्छे से कि जो प्रेशर, क्या हाई प्रेशर और लो प्रेशर से जो हवाएं चलती हैं वही कैसे होता है उसका प्रोसेस। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें मुख्य घटना पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं का सम्मिलित रूप होता है, यानी O3, उसे क्या कहते हैं, समताप मंडल, यानी O+O+O यानी O3। अब ओजोन लेयर क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा बता दें। जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पे आती हैं, उन सूर्य की किरणों में बहुत सी ऐसी रे होती हैं जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, यानी पराबैंगनी किरणें, जो हमारे शरीर के लिए या हमारे वायुमंडल के लिए बहुत खतरनाक गैस ये होती हैं किरण। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट जो किरण है, यानी पराबैंगनी किरण, इसके लिए यह बैरियर का काम करती है। कौन? ओजोन लेयर, यानी जो एक लेयर होती है गैस की, जो इस किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब ये रोकती है, अब इसके लिए यह एक उचित भूमिका का निर्वहन करती है। तो दोस्तों ये जो O3 है, इसको हम एक रक्षक के रूप में कह सकते हैं, और इसकी अधिकतम मात्रा अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की लगभग 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर पे सघन मात्रा में पाई जाती है ओजोन लेयर। तो इसको नापते ओजोन लेयर को डॉप्सन से, उसका एक मात्रक है डॉप्सन, DOBSON। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं फिर आगे, जो समताप मंडल में याद रखिएगा क्या होता है, तो वहाँ पर ओजोन लेयर परत पाई जाती है, यानी ओजोन गैस भी की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं मध्य मंडल यानी मेजोस्फीयर में। तो मेजोस्फीयर की लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेजोस्फीयर पाया जाता है, यानी मध्य मंडल पाया जाता है। तो दोस्तों मध्य मंडल में इसका कुल टेम्परेचर की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर मध्य मंडल का तापमान होता है। और इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं, तो दोस्तों यहाँ से बता दें आपको, इसमें जो उल्का पिंड होते हैं, यानी जो क्षुब्ध तारों का टूटना, ऐसे जो है उल्का पिंड जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर मध्य मंडल में, यानी मेजोस्फीयर में। इसके ऊपर की जो लेयर की बात करते हैं आयन मंडल, यानी जिसकी लगभग यहाँ से 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस लेयर को पाया जाता है, आयन मंडल को। इसका नाम ही क्या है दोस्तों, आयन मंडल। यानी जो है इस आयन मंडल में एक आयन का ऐसा समूह होता है जो हमारे पृथ्वी पर, जैसे हम रेडियो सुनते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, इस सब चीज़ों के लिए एक वहाँ पर सैटेलाइट जो है यहाँ पर हम
कृत्रिम सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह जो यहाँ पर हम भेजते रहते हैं, जो वह लगातार वहाँ से हमारे रे को परिवर्तित करता रहता है, यानी ट्रांसफ़र करता रहता है पृथ्वी की तरफ, जो यहाँ से। तो इसलिए जो है बहुत इसी के कारण हम पृथ्वी पर बैठे हुए रेडियो, समाचार, न्यूज़, मौसम जैसी घटनाओं के बारे में हम जानते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा आयनमंडल की एक घटना होती है। उसके ऊपर हम बात करते हैं बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो बाह्यमंडल, वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की गैस के प्रचुर मात्रा पाई जाती है और गैस की यहाँ प्रचुर मात्रा का भंडार होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ें हो गई, बहुत आराम से एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? वर्षा, बादल, बिजली का चमकना, ओस, पाला, इन सब चीज़ों का, आंधी तूफान, यानी परिवर्तन मंडल होता है क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल जिसकी ऊंचाई कुल लगभग आपको बताए हैं समताप मंडल की 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक की। तो जो 18 से लेकर 50 किलोमीटर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें कौन सी मुख्य घटना थी? तो दोस्तों आपको यहाँ से बताएं, इसकी मुख्य घटना थी ओजोन लेयर यानी ओजोन परत। तीसरी घटना जो है यानी 50 से लेकर 80 में मध्य मंडल की बात की है तो वहाँ उल्का पिंड यानी जो तारों का टूटना जैसी घटनाएं यहाँ पर मध्य मंडल में मिलता है। आयन मंडल जो होता है यानी संचार माध्यम के जो हमारे उपग्रह भेजे गए हैं पृथ्वी से चारों तरफ, वो घूमते रहते हैं और वो लगातार वहाँ से किरणों को यहाँ पर भेजते रहते हैं, जिससे हम रेडियो या टेलीविज़न जैसी चीज़ों को देख पाते हैं। तो एक घटनाएं होती हैं आयन मंडल में। आयन मंडल का टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। यहाँ से सबसे ऊपरी परत जो वायुमंडल होती है और वहाँ पर कौन सा? हीलियम और हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा गैस पाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ से हमने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, अब देखिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर प्रेशर कैसे, यहाँ से हवा कैसे इधर उधर जाती है। तो दोस्तों बता दें, जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है। तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये जो है ये भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पे हम नापते हैं, इसके ऊपर जो होता है यहाँ से लगभग ये वाला पार्ट यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कह सकते हैं, यानी भूमध्य रेखा के आसपास की एरिया जो है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग यहाँ से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर से, यानी 0 डिग्री से लेकर बात करते हैं 5 डिग्री और 5 डिग्री नीचे। तो यहाँ से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे की बात करते हैं अक्षांश, तो यहाँ इस एरिया में जो होता है हाई प्रेशर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर होता है यानी उच्च दाब होता है। तो जब उच्च दाब होगा तो तापमान क्या होगा? बहुत निम्न होगा, यानी निम्न तापमान होता है। तो जब निम्न तापमान होता है दोस्तों, तो यहाँ से जो होता है फिर हवा कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की ओर जाएगी। इसके ऊपर अगर हम एक लेयर की बात करते हैं यहाँ से, तो 60 से लेकर 65 डिग्री जो एरिया होती है, और नीचे जो है उसी तरीके से 30 से 60 से 65, तो देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए हवाएं इधर चलती हैं लो प्रेशर की ओर, दूसरी लेयर जो होती है लो प्रेशर, और फिर लो प्रेशर से जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर, यानी जो ध्रुवों के करीब वाला भाग होता है 90 डिग्री, 65 से 90 डिग्री वाला भाग होता है, यहाँ प्रेशर बहुत हाई होता है। तो यहाँ जो है ध्रुवों को, यहाँ इसे कहा जाता है ध्रुवों का क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं यानी लो प्रेशर की ओर। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ से हवा जाएगी 60 से 65 वाली एरिया में और 90 डिग्री से आती है यहाँ पर। तो ये कहने को मिल जाता है, इसे हम कहते हैं उपोष्ण यानी शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय भाग होता है। ये उष्ण कटिबंधीय भाग होता है, ये शीत कटिबंधीय भाग होता है, ये उष्ण कटिबंधीय भाग होता है, और ये जो होता है आपका
भूमध्य रेखी वाला भाग होता है। और यहाँ पर देखिएगा जब लो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हवाएं बिल्कुल शुष्क होती है यानी शांत होती है, जिससे इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं, डोलड्रम, यानी इसे कहा जाता है शांत पेटी। कौन सी पेटी को, यानी 5 डिग्री ऊपर 0 डिग्री से और 5 डिग्री नीचे इस पूरी लेयर को पृथ्वी की जो अक्षांश और अक्षांश की जो रेखा के एरिया होती है उसको हम कहते हैं शांत पेटी, यानी यहाँ पर हम कहते हैं इसको डोलड्रम एरिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू।